डीएनए मित्रों कहते हैं संकट के समय पड़ोसी ही काम आता है, और जब पड़ोस में संकट हो तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनका साथ दें, उनकी मदद करें, उनका दर्द बांटें। आज हमारा पड़ोसी देश नेपाल अचानक ही संकट में आ गया। वहां भीषण बाढ़ आई है, ऐसी बाढ़ जिसकी तस्वीरें डराने वाली है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर सिर्फ 13 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में हिमालय से सुनामी जैसा सैलाब आ गया। ये आज आपको देखना चाहिए। आज आपको जानना चाहिए नेपाल की तबाही कैसे मेड इन चाइना वाली है, क्यों हिमालय बार बार हिलता है, क्यों ग्लेशियर लेक बार बार फट रहे हैं, और भारत से नेपाल तक ऐसे कितने ग्लेशियर हैं जो इंसानों के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बन गए। इन सभी सवालों का विश्लेषण हम एक एक करके करेंगे, लेकिन पहले इस विनाशकारी बाढ़ पर अब तक की 5 बड़े अपडेट जान लीजिए। नेपाल के रसुआ जिले में आई इस फ्लैश फ्लड में अब तक करीब 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाढ़ की वजह से रसुआ से गुजरने वाले भोती कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया था। नदी किनारे मौजूद लोगों को बचने के लिए समय तक नहीं मिल पाया। आज सुबह 8:47 पर ग्लेशियर का पानी नीचे आना शुरू हुआ। 8:50 पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और 10 मिनट बाद यानी सुबह 9 बजे सैलाब नेपाल के शहरी इलाकों में घुस गया। इस भयानक बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग लापता हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें अधिकतर पर्यटक हैं। इन पर्यटकों में 100 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। बाढ़ के तेज वेग ने रसुआ को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले पुलों को ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से रेस्क्यू सेवाओं को पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रसुआ के 4 पड़ोसी जिलों में भी सरकार ने बाढ़ का हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नेपाल की एयरफोर्स को तैनात किया गया है। नेपाल की एयरफोर्स अपने सभी 15 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल कर रही है। बाढ़ के पानी की वजह से हेलीकॉप्टर्स को लैंडिंग में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है। बाढ़ से आई आपदा के बीच नेपाल के पीएम बालन शाह ने भारत से मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारतीय वायुसेना के 3 विमान भी राहत सामग्री और रेस्क्यू के लिए तैनात कर दिए गए हैं। इन विमानों में से एक राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो चुका है। नेपाल में पानी कैसे तबाही का दूत बना, इस बाढ़ की वजह से भारत में अलर्ट क्यों है, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हिमालय की सुनामी पैदा हुई, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन पहले आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि आप समझ सके कि नेपाल कितने बड़े संकट में फंसा हुआ है। अचानक चारों तरफ से मटमैला पानी आया और पानी की लहर में फंसकर इंसान तिनकों की तरह बह गए। ये नेपाल और चीन के बॉर्डर क्रॉसिंग का वीडियो है। आम दिनों में इस जगह से लोग नेपाल और चीन के बीच आवाजाही करते थे, लेकिन जब फ्लैश फ्लड आई तब इस क्रॉसिंग पर मौजूद लोगों को मदद की गुहार लगाने तक का वक्त नहीं मिला। ऐसी घटना का एक और वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो आपको बताएगा कि ये बाढ़ नहीं बल्कि बर्बादी लाने वाली सुनामी थी। इन तस्वीरों में आपको दिखेगा कि मटमैले पानी के वेग में भारी भरकम गाड़ियां भी बह गई। जिस वक्त कुदरत का ये प्रहार हुआ तब पानी की अनुमानित रफ्तार 32 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। ये तस्वीर रसुआ के त्रिशूली बेसिन की है। ये एक पहाड़ी इलाका है। इसी वजह से फ्लैश फ्लड का पानी यहाँ बहुत तेजी के साथ आया। जिस वक्त पानी त्रिशूली बेसिन में आया तब लहरों की ऊंचाई तकरीबन 15 से 20 फीट थी। इन तस्वीरों को देखिए। पुल के नीचे से तेज रफ्तार के साथ पानी आया, नदी किनारे बनी इमारतों को अपने साथ बहाकर ले। त्रिशूली बेसिन के कुछ इलाकों में तो इमारतें पूरी तरह पानी में डूब गई। ये वो पुल था जो भोते काशी नदी के दोनों छोर को जोड़ता था। जब पहाड़ों से पानी आया तो उसके साथ पत्थरों और लकड़ियों का मलबा भी आया। मलबा पुल के नीचे जमा हुआ और पानी के वेग ने लोहे के मजबूत पुल को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया। पुल में लगा सरिया और सीमेंट फ्लैश फ्लड के पानी में बह गया। बुद्ध की धरती नेपाल में मटमैला पानी मुसीबत बनकर आया है। रसुआ में तबाही मचाने के बाद पानी की लहरें पड़ोसी चितवन की तरफ बढ़ी। चितवन में इतना पानी था कि सड़क पूरी तरह डूब चुकी थी। चितवन जैसे ही हाल नुवाकोट जिले के भी थे। पानी की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन हिमालय की सुनामी ने पूरे नुवाकोट में कीचड़ भर दिया। ड्रोन से लिया गया ये वीडियो बताता है कि नुवाकोट से गुजरने वाली भोते काशी नदी में चारों तरफ मलबे से बना कीचड़ जमा हो गया है। तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जिस तरह का नुकसान अभी दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान की आशंका है। भारत ने 10 टन की राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए एक विमान रवाना कर दिया है। अब हम आपको हिमालय वाली सुनामी की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं।
हमारे अगले ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कुदरत के इस प्रकोप की असली वजह क्या है। इस तबाही की शुरुआत नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित हिमालयन क्षेत्र में हुई थी। नेपाल की भोते काशी नदी को इसी क्षेत्र के ग्लेशियर से पानी मिलता है। आज सुबह हिमालयन क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता का एक भूकंप आया। भूकंप की वजह से एवलांच आया और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नदी में गिर गए, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो गया। ऊपर से पानी आता रहा और जब नदी के तटीय बांध टूटे तो पानी सीधे नीचे के जंगलों में घुस गया। बाढ़ के पानी की ऊंची ऊंची लहरें पहाड़ी जंगलों को चीरते हुए सीधे शहरों की तरफ बढ़ने लगी। पानी की मात्रा ज्यादा थी और नदी की चौड़ाई कम थी, इसी वजह से लहरों की ऊंचाई ज्यादा थी। जब ये ऊंची ऊंची लहरें हिमालय की तलहटी में बसे रसुआ शहर में पहुंची तो पानी ने तेजी से अपना दायरा बढ़ा दिया। इसी का नतीजा हुआ कि रसुआ में नदी किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया और रसुआ शहर बड़ी तबाही का गवाह बन गया। रसुआ में बर्बादी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अब चितवन और नुवाकोटी जैसे निचले इलाकों में पानी पहुंच चुका है। हालांकि इन इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मित्रों, जिस तरह समुद्र में भूकंप की वजह से सुनामी आती है, ठीक उसी तरह हिमालय में भी एक भूकंप की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। इसी वजह से हम नेपाल की इस आपदा को हिमालय की सुनामी करार दे रहे हैं। नेपाल की बाढ़ की वजह से आपने अब समझ ली होगी। अब हम आपको डीएनए की न्यूज वॉल पर इस तबाही का रूट मैप दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि कुदरत की इस आपदा ने कितने बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। जिस जगह भूकंप आया था उसका नाम है लेंडे खोला। ये नेपाल और चीन का बॉर्डर है। भूकंप की शुरुआत यहीं पर हुई थी और ये जो हमने आपको बताया था लेंडे खोला, यहाँ पर भूकंप की शुरुआत हुई और इससे 28 किलोमीटर की दूर पर रसुआ है। और जब भूकंप आया उसके बाद कैसे जो ग्लेशियर्स थी, उनके जो बर्फ की चट्टानें थी, वो टूट करके नदी में गिरी। गिरने के बाद में वो जो प्रवाह था वो धीरे धीरे इधर आना शुरू हुआ और उसके बाद से ये त्रिशूला रिवर बेसिन और ये चितवन, यहाँ तक ये पहुँचा है। त्रिशूली में तबाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। रसुआ से 42 किलोमीटर दूर त्रिशूली में पानी की वजह से इमारतें धराशायी हो गई। बाढ़ का पानी यहीं पर नहीं रुका। भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ त्रिशूली से 162 किलोमीटर दूर स्थित चितवन तक पहुंच चुकी है। फिलहाल चितवन में पानी की रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भोटे कोशी नदी को लेकर चीन ने नेपाल को चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कहा गया है कि हिमालय में भोटे कोशी नदी के पानी के स्रोत पर अभी भी पानी जमा है, यानी भोटे काशी और त्रिशूली रिवर बेसिन में दोबारा तेज वेग के साथ बाढ़ आ सकती है। चीन से जारी की गई चेतावनी में यह भी कहा गया है कि भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के नजदीक रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहना चाहिए। यह अलर्ट बताता है कि रसुआ और चितवन जैसे इलाके अभी राहत की सांस नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, अगर दोबारा पानी आया तो नेपाल के निचले इलाकों में भी बाढ़ आ सकती है। डीएनए मित्रों, जिस नेपाल में एक नदी तबाही बनकर आई, उस नेपाल में नदियों को लेकर एक लोक मान्यता भी है। ये लोक मान्यता कहती है कि इंसान के कर्मों की वजह से नदी रौद्र रूप धारण करती है। नेपाली लोक मान्यताओं में नदियों को नाग देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। मान्यताओं के मुताबिक अगर इंसान के कर्मों से नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं तो नदियों में उफान बढ़ता है और नदी तबाही लेकर आती है। भारत की तरह नेपाल में भी नदी को मां यानी जीवन दायिनी का दर्जा दिया जाता है। जिस भोतेकाशी नदी में इस बार बाढ़ आई है उसका तबाही से जुड़ा एक बड़ा इतिहास भी है। नेपाल की इस नदी में पहली बाढ़ वर्ष 1935 में दर्ज की गई थी। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 89 सालों के अंदर इस नदी में 7 बार बाढ़ आ चुकी है। सभी मौकों पर ग्लेशियर का पानी बाढ़ की वजह बना। इस बार भी हिमालय के ग्लेशियर का पानी ही रसुआ और उसके नजदीकी इलाकों में काल बनकर सामने आया। फ्लैश फ्लड के सैलाब ने पूरे रसुआ शहर को तबाह कर दिया। जब पानी नीचे उतरेगा तब पता चलेगा कि रसुआ को इस कुदरती आपदा ने कितने और किस तरीके के जख्म दिए हैं। तबाही के इस अध्याय को नेपाल कभी भुला नहीं पाएगा। यानी मित्रों, नेपाल में बाढ़ बनकर जो तबाही आई उससे उबरने में नेपाल को लंबा समय लगेगा, लेकिन ये भी सच है कि अगर इस तबाही को लेकर समय पर जानकारी साझा की जाती तो नेपाल को इससे निपटने में मदद मिलती। इतने लोग हताहत नहीं होते। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ तथ्य ध्यान से सुनने चाहिए। इस आपदा की शुरुआत नेपाल नहीं बल्कि चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से हुई थी। ये नेपाल चीन की सीमा से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर का इलाका बताया जा रहा है। अगर ग्लेशियर फटने की जानकारी उसी समय मिल जाती तो नीचे रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए करीब 30 से 45 मिनट का समय मिल सकता था।
किसी भी प्राकृतिक आपदा में एक एक मिनट बहुमूल्य होता है। इस दौरान कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, उन्हें बाढ़ के बारे में आगाह किया जा सकता था, लेकिन चीन ने नेपाल को बाढ़ के बारे में कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी। सोचिए, चीन के साथ नेपाल दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन चीन ने इसके बावजूद नेपाल को इस तबाही के बारे में कुछ नहीं बताया। मित्रों, ये कोई पहली घटना नहीं है जब चीन ने इस तरीके का रवैया अपनाया हो। 2024 में भी ऐसा ही हो चुका है। 2 बड़ी ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल ने नाराजगी भी जताई थी। नेपाल के मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख जगदीश्वर कर्माचार्य ने उस वक्त आरोप लगाया था कि चीन सरकार ने अपने ग्लेशियर के खतरे के बारे में आवश्यक जानकारी साझा नहीं की। इसकी वजह से नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद चीन प्राकृतिक आपदाओं के मामले में नेपाल को रियल टाइम डेटा या अग्रिम चेतावनी मुहैया नहीं करा रहा। साथ ही ये आरोप भी लग रहे हैं कि चीन हिमालय के क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसकी वजह से यह प्राकृतिक आपदा आई है। लेकिन चीन अपनी गलती मानने के बदले उल्टे नेपाल पर आरोप लगा रहा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ का दावा है कि नेपाल में बाढ़ उसी के इलाके में हुई मड स्लाइड की वजह से आई। यानी वो अपनी गलती मानने के बदले इस आपदा को नेपाल से जोड़ रहा है। इतना ही नहीं, वो ये दावा भी कर रहा है कि नेपाल की इस प्राकृतिक आपदा से चीन के कुछ इलाकों को भी नुकसान हुआ है। डीएनए मित्रों, नेपाल का एक पड़ोसी चीन है जिसने तबाही को लेकर अर्ली वार्निंग नहीं दी, और दूसरा पड़ोसी भारत है जो मदद के लिए निकल भी चुका है। भारतीय वायुसेना ने नेपाल की मदद के लिए अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेड़े के विमान को तैयार रखा है। इनमें C-17, C-130J और C-295 विमान शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि भारत का एक विमान 10 टन राहत सामग्री के साथ रवाना भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल की हर मुमकिन मानवीय और राहत सहायता का भरोसा दिया है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में आई किसी भी आपदा की स्थिति में भारत हमेशा से मदद के लिए तैयार रहा है। इसका एक लंबा इतिहास है। 2015 में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाकर नेपाल की मदद की थी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर भारत के 2 राज्य भी अलर्ट पर है। यूपी और बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ का पानी आने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि दोनों राज्यों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से आने वाले पानी की वजह से गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बाढ़ की आशंका वाले जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जा रही हैं। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की और उन्हें सहायता का भरोसा दिया। उधर यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। डीएनए मित्रों, नेपाल में तबाही की वजह ग्लेशियर झील का फटना है। जब कोई ग्लेशियर पिघलता है तो उसके सामने बना मिट्टी और पत्थर का प्राकृतिक बांध पानी को रोक लेता है। इससे एक झील बन जाती है। बर्फ या चट्टान खिसकने, भूकंप या बादल फटने पर यह बांध टूट जाता है। इसी वजह से वैसी तबाही आती है जो आज नेपाल में आई है। इन झीलों की तुलना आप परमाणु बम से कर सकते हैं, क्योंकि ये झीलें अचानक फटती हैं और बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से हिमाचल प्रदेश में भी खतरा बढ़ गया है। आईआईटी रोपड़ और सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस खतरे को लेकर एक रिसर्च की है जो हाल ही में सामने आई है। इसके मुताबिक पिछले 34 साल में हिमाचल में ग्लेशियर झीलों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। ग्लेशियर झीलों की संख्या 1990 में 107 थी, जो 2024 में बढ़कर 669 हो गई है। इस तरह 525% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लेशियर झीलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 11 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो गया, यानी इसका एरिया 102% ज्यादा बढ़ गया। इससे सतलुज और व्यास पर बने हाइड्रो पावर स्टेशंस को खतरा है। मित्रों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ने भी मिलकर के ग्लेशियर झीलों को लेकर एक अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक भारत के हिमालयी क्षेत्रों में 7,570 ग्लेशियर झीलों में से 56 को क्रिटिकल बताया गया, यानी इनके फटने का खतरा है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया में कितने ग्लेशियर हैं,
कहां सबसे ज्यादा और कितनों को लेकर खतरा है। रेडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंट्री के मुताबिक दुनिया में कुल 2,15,547 ग्लेशियर मौजूद हैं। ये लगभग 7,05,738 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा 54,429 ग्लेशियर हैं। साउथ एशिया में 27,988 ग्लेशियर हैं। ये वो इलाका है जहां भारत और नेपाल जैसे देश हैं। अमेरिका के अलास्का में 27,108, ग्रीनलैंड में 19,306 और वेस्टर्न कनाडा अमेरिका के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 18,855 ग्लेशियर हैं। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 31 देशों में ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। इनसे 1.5 करोड़ लोगों को सीधा खतरा है। इनमें से आधे लोग सिर्फ 4 देशों यानी भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन में रहते हैं। जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर रूपी इन परमाणु बमों के फटने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।